नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। इस कार्यक्रम के जरिए हम लगातार वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपसे है। ये खबरें आपको न सिर्फ जानना जरूरी है बल्कि इनके मायने भी आपको समझने होंगे और इसमें हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज हम जो दो खबरें लेकर आए हैं उसमें से पहली खबर प्रभारी मंत्रियों से जुड़ी है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले जिन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया उनमें से कितने मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में गए और कितनों ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। तो दूसरी खबर में मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर होगी कि कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर न होने के कारण लोग न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अनूठे तरीके से अफसरों का ध्यान अपनी पीड़ा की तरफ आकर्षित करने में लगे हैं। तो जिन दो खबरों की हमने बात की उनमें से पहली खबर होगी प्रभारी मंत्रियों को नहीं है परवाह। दूसरी खबर होगी ये कैसा न्याय। तो चलिए इन खबरों को और बारीकी से आपको बताते हैं और चलते हैं पहली खबर पर। यूँ तो प्रदेश के विकास और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूरा तंत्र होता है। प्रदेश का मुखिया, जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, उस पर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा वो अपनी इसी जिम्मेदारी को अपने अधीनस्थों के साथ बांटता है। जाहिर है कि एक प्रदेश में कई जिले होते हैं, इन जिलों में विकास के काम निरंतर चलें, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को सरकार से जुड़े कामों को कैसे तेजी से पूरा करना है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश लगातार दिए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा प्रभारी मंत्री भी बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव सरकार ने बनने के बाद लगभग 7 महीने बाद मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए। इनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अपने पास इंदौर जिले का प्रभार रखा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को सागर और शहडोल का प्रभारी मंत्री बनाया है। वहीं जगदीश देवड़ा, जो कि दूसरे डिप्टी सीएम, उनको जबलपुर और देवास जिले का प्रभार दिया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर मंत्री बने रामनिवास रावत को मंडला और दमोह जिले का जिम्मा दिया गया है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 32 मंत्रियों में से महज 9 मंत्री ही बीते 9 महीने में अपने प्रभार वाले जिलों में गए। ये जो गिनती है ये 15 अगस्त को जो झंडा फहराने गए थे उसके अलावा है। 15 अगस्त को सारे मंत्री झंडा फहराने अलग अलग जिलों में गए थे और लगभग सभी को उनके प्रभार के जिले में झंडा फहराने के लिए भेजा गया था। तो इन 9 मंत्रियों के अलावा जो बाकी मंत्री हैं वो अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। तो आखिर क्यों 32 में से महज 9-10 मंत्री ही अपने प्रभार वाले जिलों में गए? क्यों इन मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों में जाने का कष्ट नहीं उठाया? ये भी अब बड़ा सवाल है। आज इन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले उन मंत्रियों को जान लें जिन्होंने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अपना काम किया है। इनमें पहला नाम टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर का है। तो प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर चुकी हैं। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कई दफ़ा वहां जा चुके हैं। तो गुना जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी अपने प्रभार वाले जिले में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। इसी तरह उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल हैं। वो चूँकि मुख्यमंत्री का जिला है तो लगभग महीने में 2-3 दौरे वो उज्जैन के लगा ही लेते हैं। धार और सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अपने प्रभार के जिलों में पहुंचे हैं। कटनी जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह हैं तो वो भी गए हैं। सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उइके हैं और मंडला जिले के प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत। ये वो मंत्री हैं जो अपने प्रभार के जिलों में जाकर वहाँ विकास की गति को रफ्तार दे रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तरह तरह के कामों को देख रहे हैं। लेकिन बचे हुए जो मंत्री हैं जिनकी संख्या लगभग 23 है, वो कब अपने जिलों में जाने की जहमत उठाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि क्या सिर्फ प्रभारी मंत्रियों का अधिकारियों के साथ बैठक करना या किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना है। ये तो जान लें कि ऐसा नहीं है। प्रभारी मंत्री को जिले में मुख्यमंत्री जैसा अधिकार दिया जाता है। कलेक्टर उनके सचिव के रूप में काम करते हैं। राज्य स्तर पर जिलों की निगरानी और महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने की जिम्मेदारी भी इन प्रभारी मंत्रियों की रहती है। इसके साथ ही संगठनात्मक बैठक, जो कि उनकी पार्टी से जुड़ी हुई बैठकें होती हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं, उन बैठकों में शामिल होते हैं। जिला कोर का ग्रुप होता है, उसकी बैठक में जाते हैं। विधायक सांसदों के साथ बैठक करते हैं। विधानसभा और मंडल स्तर की कमेटियों की निगरानी का जिम्मा भी प्रभारी मंत्रियों को दिया जाता है।
जिले में जो होने वाली जो पार्टी संगठन की नियुक्तियां हैं उनमें भी कई बार प्रभारी मंत्रियों को बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया जाता है, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। वहीं एक महत्वपूर्ण काम उनको मिलता है तबादला बोर्ड के अध्यक्ष का। इस तबादला बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर जो प्रभारी मंत्री उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलता है। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी की जिम्मेदारी वो निभाते हैं। प्रशासनिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार भी होते हैं। जिला योजना समिति की बैठक भी लेते हैं, जिसमें जिले के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसको ज़मीन पर उतारने का काम होता है। किस योजना के लिए कितना बजट सेंक्शन है, काम हुआ कि नहीं हुआ, तमाम चीज़ों की समीक्षा प्रभारी मंत्री जिले में बैठकर करते हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं ये तमाम काम, इसके अलावा जिले की एक रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। ये काम भी उनका होता है। जो उस जिले में गए हैं तो वहां पर विकास की क्या गतियां हो रही हैं, पार्टी संगठन से जुड़े हुए मसले हैं तो वो भी मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष तक वो पहुंचाते हैं। तो एक रिपोर्ट देने का, फीडबैक देने का काम भी प्रभारी मंत्री वहाँ पर लगातार करते हैं। अब ये आप अच्छे से जान गए होंगे कि किसी भी जिले में प्रभारी मंत्री का ओहदा कितना बड़ा और कितना अहम होता है। लेकिन विडंबना है कि कुछ एक मंत्रियों के अलावा इसे बाकी के मंत्री अहमियत नहीं दे रहे। ऐसे में अब अगर ये कहा जाए कि प्रदेश के कई जिले भगवान भरोसे हैं तो शायद ये कहना गलत ना होगा। अब मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाने में रुचि क्यों नहीं ले रहे, इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन सुनिए साहब के जरिए अब माननीयों से यही अपील करेंगे कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे गंभीरता से लें, ताकि जिलों के विकास के साथ प्रदेश भी तरक्की की राह पर आगे बढ़े। और मोहन यादव सरकार जिस तरीके से मध्य प्रदेश को अलग मुकाम पर ले जाने का सपना देख रही है वो बहुत जल्दी मुकाम पर पहुंच सके। तो आइए मसले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे जी। ब्रजेश जी से जान लेते हैं कि क्या है आखिर प्रभारी मंत्रियों की स्थिति, क्यों जिले में नहीं जा रहे हैं। ब्रजेश जी, बड़ा हल्ला मचा था कि प्रभारी मंत्री नहीं बन रहे हैं, प्रभारी मंत्री नहीं बन रहे हैं। मंत्री भी जब जाओ तो कहते थे कि भाई कोई काम नहीं है, प्रभार का जिले मिल जाए तो कुछ उनको ज़्यादा अहमियत मिलेगी। अब जब प्रभारी मंत्री बना दिए गए, 2 महीना हो गया, वो केवल झंडा फहराने ज़्यादातर गए वहाँ पर, इसके अलावा वहाँ पर गए नहीं। एक राज्य मंत्री का और जिक्र हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। डिंडोरी की प्रभारी मंत्री प्रतिभा बागदी जो कि राज्य मंत्री, उनको वहाँ का प्रभार दिया गया। जब वो वहाँ पहुँची डिंडोरी में तो उनका स्वागत जो है महारानी की तरह किया गया। सिंहासन पर बाकायदा उनको बैठाया गया, चांदी का मुकुट उनको पहनाया गया। लेकिन बैठकें क्या की उनने, उस जिले को क्या दिया, ये सामने नहीं आया। तो ब्रजेश जी, आखिर क्या है या क्यों ऐसे प्रभारी मंत्री रुचि दिखा रहे हैं अपने प्रभार के जिलों में जाने में? देखिए प्रभु जी, जो आपने जिक्र किया डिंडोरी की प्रभारी मंत्री का, तो एक जिक्र और मैं भी कर देता हूँ, वहीं से शुरुआत करते हैं कि एक मंत्री अपने प्रभार के ज़िले में जाती हैं तो वो सिर्फ इस बात की चर्चा होती है कि उनको खाना नहीं मिला रात में गेस्ट हाउस में, जबकि चर्चा ये होनी चाहिए कि विकास की क्या सौगातें दी। प्रभार के ज़िलों में मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हो सकता है कि अभी जो तबादला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो अपने अपनी रिपोर्ट में बताया है, तबादले के अधिकार मिल जाए मुझे लगता है तो शायद वो उनकी दौड़ वहाँ पे ज़्यादा होने लगे। लेकिन इस पर निश्चित तौर पर सरकार को और संगठन को भी, मैं कह सकता हूँ कि संगठन भी अपने स्तर पर इसका रिव्यू कर सकता है, एक नज़र रख सकता है। क्यों ना एक गाइडलाइन बना दी जाए कि हर 3 महीने में प्रभारी मंत्री को बैठक लेना ही है जिला कार्य योजना समिति की, और वो गाइडलाइन का पालन कि आपको यदि रात्रि वहाँ रुकना है तो आपको प्रभारी मंत्री जब वहाँ जाएगा प्रभार के जिले में तो वो वहाँ पे हर 3 महीने में बैठक भी लेगा और रात वहीं गुजारेगा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगा। ऐसी व्यवस्था पहले की जा चुकी है, पहले निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप जिला कार्यालय में जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, इतने समय बैठक करेंगे, आपका पूरा एक कार्यक्रम तय होगा कि आपके कार्यक्रम में आपको क्या क्या करना होगा। जिला सरकार, जो आपने खुद बताया कि रिपोर्ट में अपनी, कि एक तरह से वैसे ही होती जिला सरकार जिस तरह से कि प्रदेश सरकार है, कैबिनेट की तरह का, कैबिनेट कह सकते हैं, और उसको बाकायदा बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। 3 करोड़ तक के आप सैंक्शन कर सकते हो योजना में। आप जिला योजना समिति की जो बैठक होती है उसमें प्राथमिकताएं तय कर सकते हो, क्योंकि 10 से 20 सदस्य होते हैं प्रभु जी उसमें, कि आप प्रदेश में, जिले में आपको कौन से बेहतर काम पहले करना है, सेकेंडरी कौन से होंगे, वहाँ आपके सुझाव आएंगे, प्राथमिकताएं तय होंगी आपकी। आप जिले के अंदर तबादले कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा रुचि रहती है मंत्रियों की, मुझे लगता है कि शायद इस वजह से वो ना जा रहे हैं। लेकिन बाकी का काम महत्वपूर्ण होता है। संगठन के स्तर पर विकास के मामले पे प्राथमिकताएं आप तय कर सकते हैं, इससे आपकी सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। जमीनी स्तर पर किस तरह से काम हो रहे हैं, कहाँ रोक लगी हुई है, कहाँ किस वजह से अड़चन आ रही है, वो आप दूर कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि वहाँ अपनी समस्याएं रख सकते हैं, आप उनका निराकरण कर सकते हैं। लोगों की सुनवाई होगी। यदि जिला सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी तो उनको प्रदेश सरकार भोपाल तक, राजधानी तक चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। तो मुझे लगता है इसकी बाकायदा एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए।
सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि प्रभारी मंत्री नहीं जा रहा, उसका रिव्यू करना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि अधिकारियों की रहती है, कलेक्टरों की एक डायरी बनती है, तो क्यों ना एक प्रभारी मंत्रियों की भी एक डायरी बनाई जाए। जी, पिछली सरकार जो शिवराज सरकार थी, यही बीजेपी की पुरानी सरकार थी, उसमें प्रभारी मंत्रियों को हमने अपनी बताया भी कि उनको एक रिपोर्ट देनी होती है अपने दौरे की, महीने भर के कामकाज की, उसमें प्रभारी के जिले में वो गए कि नहीं गए, क्या काम वहाँ पर किया, ये भी उसमें शामिल होता है। लेकिन एक मौजूद सवाल यहाँ पर ब्रजेश जी ये दिखाई देता है, हमने जो अभी देखा विश्लेषण किया तमाम, ये जो है जो हम मंत्रियों की संख्या बता रहे हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड जो मिला, जो खबरें उनकी आती हैं उनके जो पीआरओ के जरिए, उसको हमने ये आंकड़े जुटाए थे। जो सीनियर मंत्री हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हों, राकेश सिंह हों, कैलाश विजयवर्गीय जैसे हों, या कुछ और मंत्री जो नए हैं, वो तो ज़रूर रुचि ले रहे हैं जाने में, लेकिन जो दूसरे नए मंत्री हैं उनकी कोई रुचि वहाँ पर नहीं है। वो तो अभी वल्लभ भवन में भी पूरे समय नहीं बैठते हैं, वो ना अपने क्षेत्र में वैसा काम कर रहे हैं जैसी कि अपेक्षा सरकार पार्टी उनसे करती है। तो क्या इसकी एक वजह ये भी हम मान लें कि जो संगठन के जो अभी चुनाव चल रहे हैं, ये एक कारण इसमें हो सकता है कि मंत्री अपने अपने क्षेत्र में 100 सदस्य अपने सक्रिय सदस्यता के लिए बनाने में लगे हों या सदस्यता का नंबर बढ़ाने में लगे हों? देखिए प्रभु जी, मुझे नहीं लगता कि ये एक कारण हो सकता है। आप देखिए कुछ मंत्रियों के इस तरह के सुर भी सुनाई दिए थे, खबरों में भी आए थे, मीडिया में भी आए थे कि उनको कुछ मंत्रियों ने काम नहीं दिया, जिम्मेदारियां नहीं दी। लेकिन उनमें बड़े मंत्री ऐसे भी हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, जिनका जिक्र आया था कि उन्होंने बाकायदा काम का विभाजन कर दिया है, जिम्मेदारियां दे दी। तो मुझे लगता है कि जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, इनको इसलिए बनाया जाता है कि आप सीखिए वरिष्ठ नेता के मार्गदर्शन में। तो ये सरकार के जो मुखिया हैं उनके साथ साथ वो वरिष्ठ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी होती है कि आप फला जिले के प्रभारी मंत्री हो, आप जाइए, वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कैसे बेहतर आप काम कर सकते हो, आप उनको दिशा निर्देश दे सकते हो, संगठन उस स्तर पर काम कर सकता है, फीडबैक लेकर मंत्रियों को तलब कर सकता है। हमने देखा पहले ये तय हुआ था कि प्रदेश कार्यालय में भी मंत्री बैठेंगे। तो मुझे लगता है जब मॉनिटरिंग होगी तो एक तो बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे। यदि कहीं पर ये रुकावट है कि उनको काम नहीं मिला है, कुछ लोगों को कितने अधिकार दिए गए हैं, कुछ लोगों को अधिकार आप देखिए कि कार्य स्वीकृति के भी दिए गए हैं, करोड़ों तक के वो दिए हैं, कुछ मंत्रियों को काम ही नहीं मिला है। तो ये कि नाराजगी भी मंत्रियों में हो सकती है कि जब काम नहीं मिला सरकार विभाग में उनको, तो मुझे लगता है ये बैठकर एक तय करना चाहिए। इसमें संगठन महामंत्री हैं वो भी दखल दे सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दखल दे सकते हैं, क्योंकि बेहतर ये होगा कि जब जिले में जाएंगे तो आपको सीटें मजबूत करेंगे। अभी क्या होता है, प्रभारी मंत्री अपने सीट की चिंता करता है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ब्रजेश जी, सही कहा आपने। सुनिए साहब के जरिए हमारा भी यही प्रयास है। तो चलिए अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, उस पर बात करते हैं। कहते हैं लोकतंत्र में 3 ही राजा होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम यानी प्रधानमंत्री, सीएम यानी मुख्यमंत्री और डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। अदालत के अलावा आम आदमी इनसे ही न्याय की उम्मीद करता है। राजा के न्याय की बात चली तो जहांगीर का न्याय याद आता है, जिन्होंने महल के गेट पर ही एक जंजीर में कई घंटियां लगवा रखी थीं ताकि दिन हो या रात कोई भी ज़रूरतमंद घंटी बजाकर अपनी समस्या बताकर जहांगीर से तुरंत न्याय पा सके। ये तो बात हुई आज से करीब 400 साल पहले की। भारत के इतिहास में न्याय के कई और किस्से कहानियाँ मौजूद हैं। अब लौटते हैं वर्तमान में। हमने जो लोकतंत्र के राजा बताए हैं, तो आम आदमी की शिकायत सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए तीनों की अपनी अपनी त्वरित न्याय व्यवस्था है। जहां आम आदमी अपनी गुहार लगाता है, लेकिन उसे कहां से कैसा न्याय मिलता है, या कहें लोगों की शिकायतों और अर्जियों का कैसा निपटान होता है, उस व्यवस्था की पड़ताल सुनिए साहब के जरिए हमने की है। तो अब हम बारी बारी से आपको लोकतंत्र के राजा की 3 स्तरीय व्यवस्था और उसकी अपनी अपनी त्वरित न्याय यानी तेजी से न्याय व्यवस्था के बारे में बताते हैं। संदर्भ हमने मध्य प्रदेश का ही लिया है। सबसे पहले बात करते हैं जनता से सीधे जुड़ाव वाली व्यवस्था की, जिसे जन सुनवाई कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मंत्रालय को छोड़कर, जहाँ पे मंत्री और आला अधिकारी बैठते हैं, सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों से लेकर ब्लॉक स्तर तक हर सरकारी दफ्तर में जन सुनवाई करने के आदेश साल 2009 में जारी किए गए थे। तब से यह व्यवस्था लगातार चल रही है, लेकिन जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक ही सीमित होकर रह गई है। बाद में पंचायत स्तर पर भी जन सुनवाई के निर्देश हुए, लेकिन बस निर्देश ही होकर वो रह गए, इसका असर नहीं हुआ। बहरहाल बीते 15 साल से जन सुनवाई हो रही है, भले ही कलेक्टर साहब ही क्यों ना करें।
तो मौजूदा व्यवस्था यह है कि मंगलवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच जन सुनवाई होती है। कलेक्टर साहब जिला मुख्यालय के सभी विभाग प्रमुखों को एक जगह बुला लेते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। जन सुनवाई के जो निर्देश दिए गए थे वो कहते हैं आवेदन और शिकायतों का यथासंभव उसी दिन निराकरण किया जाए और जिन मामलों में ऐसा संभव नहीं तो आवेदक को निराकरण की समयावधि बताकर उसका समाधान कराया जाए। यानी समाधान इसमें महत्वपूर्ण था, चाहे तुरंत हो या बाद में किया जाए। आवेदनों को एक फॉर्मेट में दर्ज करने की भी व्यवस्था इसमें बताई गई थी, जिससे उनके स्क्रूटनी करने में आसानी हो। कागजी आदेश वाली त्वरित न्याय की व्यवस्था अपनी जगह है, जन सुनवाई की हकीकत अपनी अपनी जगह है। जब प्रदेश सरकार ने मंगलवार का दिन पीड़ितों की शिकायत सुनने के लिए तय किया है, शायद सरकार ने ये सोचा होगा कि मंगलवार के दिन पीड़ितों का भी मंगल हो जाया करेगा, उनके सभी कष्ट भी दूर होंगे, सभी अधिकारी एक दिन एक जगह एकत्रित होकर जनता को त्वरित न्याय देंगे। लेकिन मंगलवार की जन सुनवाई में आवेदन देकर नीमच के एक पीड़ित का दर्द इतना बढ़ गया कि पीड़ित मुकेश प्रजापति ने अनोखे अंदाज में बिना शर्ट के सैकड़ों पुराने शिकायती आवेदनों की माला पहनकर जमीन पर घिसटते हुए कलेक्टर कार्यालय में चल रही जनसुनवाई तक पहुंचने की कोशिश की। मुकेश का आरोप है कि पिछले 7 साल से भ्रष्टाचार के एक मामले में वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के बाहर गेट पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई और चप्पल सिर पर रखते हुए मीडिया के सामने कहा कि अब तो मुझे न्याय दे दो। यहाँ बता दें कि मुकेश की जो शिकायत थी उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, उस गाँव से जुड़ी हुई शिकायत थी। सर 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो ये रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। मैं ये सारे जो एविडेंस हैं ये लेके आया हूँ और इन पे जांच की गई, झूठी जांच की गई जनपद वालों ने और ये झूठी रिकॉर्ड बना के लोकायुक्त को भेजा गया। जो सारे प्रमाण आपके सामने है, ये लोकायुक्त का लिखा हुआ, सारे पे सील छप्पे लगे हुए हैं। ये सोहन को मोहन, मोहन को गधा, गधे को डायनासोर, डायनासोर को हाथी बता रहे हैं ये अधिकारी। और वहां पे मौके पे कलेक्टर या बड़ा अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं है। जांचों में भी भ्रष्टाचार। नीमच के साथ ही प्रदेश भर में होने वाली जनसुनवाई में इस तरह की तस्वीरें अब आम होती जा रही हैं। नीमच के ही एक और मामला आपको बता देते हैं। कुछ हफ्ते पहले एक किसान माणक लाल अपनी जमीन के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कलेक्टर ऑफिस उल्टा खड़ा होकर पहुंचा। मामला जावाद तहसील के गांव डड़ोली का है, जहां माणक लाल और 18 अन्य किसान पिछले 6 साल से अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उन्हें खेती करने से रोक रहा है। किसान माणक लाल का कहना है कि उन्होंने कई बार कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन उन्हें उल्टा होकर विरोध करना पड़ा। तो कुछ दिनों पहले मंदसौर जिले में ही जन सुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय में लोट लगाते हुए पहुंचा था। बुजुर्ग किसान शंकर लाल पाटीदार का कहना था कि 14 साल से अधिकारियों और दफ्तरों की चक्कर काट रहा हूं, लेकिन जन सुनवाई में आने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कहीं समाधान के लिए आत्मदाह को आतुर कोई आवेदक दिखता है, कहीं ध्यान खींचने के कोई और कर्तव्य करता हुआ कोई आम आदमी। भूम माप्याची पैशानी कोड़े रोज से परेशानी पटवारी 23 लाख गलती करें कोड़े जगह किसान काटे। वकील की फीस हम दें कि शासन दे? शासन को 50,000 की फीस कौन देगा? गलती वो करते, सजा में वो करते। किसान का बच्चा हूँ मैं, गरीब किसान का बच्चा हूँ कि वो शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है। कई थोड़ी चप्पल कलेक्टेड में 6 कलेक्टर, 5 कमिश्नर, 6 आईजी, 5 एसपी, पीडब्ल्यूडी वाला। हम लोग की मांग थी कि लंबेटा घाट सरस्वती घाट में पुल बन जाए, क्योंकि नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं जिनको नाव से पार कराने की क्षमता नहीं। 50-60% वहाँ काम हो गया है। उसके बाद अभी ये मार्च 24 से सरस्वती घाट का काम बंद है। अभी तक हमने 411 बार, कई बार तो मौखिक करी, लिखित में 411 बार ज्ञापन 2011 से चक्कर ही लगा। तो सुना आपने ये 2 पीड़ितों का दर्द है। एक तो शंकर लाल को सुना आपने और दूसरा ये जो नर्मदा परिक्रमा वासियों का दर्द लेकर आ रहे हैं कि अधूरा पुल पड़ा हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा। 6 कलेक्टर बदल गए, तमाम अधिकारी बदल गए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। यह है मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई का हाल, जहाँ पर कि शिकायतों का अंबार लगा हुआ है।
दूसरी तरफ सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों की स्थिति कैसी है वो जान लीजिए। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के लिए 181 पर फ़ोन करना होता है, यानी 181 नंबर पर डायल करना होता है। इसके बाद आपसे आपकी समस्या पूछी जाती है और शिकायत दर्ज हो जाती है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत यदि सही है तो उसका निराकरण तय मानिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज शिकायत तब तक जीवित रहती है जब तक कि आवेदक अपनी संतुष्टि जाहिर नहीं कर देता। मॉनिटरिंग के लिए कई चरण वाली इस व्यवस्था में शिकायत का समाधान होगा या आवेदक उसे वापस ले ले तभी वह पोर्टल से हटेगी। सीएम हेल्पलाइन में अब तक 2,87,00,000 से ज़्यादा शिकायतें की गई हैं। इनमें से 2,80,00,000 से ज़्यादा का निराकरण भी हो चुका है। दूसरी ओर जन सुनवाई में हुए समाधान तो दूर, शिकायतों का ही कोई हिसाब किताब कई जिलों में नहीं होता। अब आप ही अंदाज़ा लगा लें कि जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों के बीच कितना अंतर है। हम सीएम हेल्पलाइन की एक बात और बता देते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कई जगह खबरें देखी होंगी कि कोई प्रशासन के अधिकारी किसी व्यक्ति के पास पहुंचे, बोले कि भैया आप जो है आपकी शिकायत का समाधान हो गया, शिकायत वापस ले लीजिए, संतुष्टि जाहिर कर दीजिए। हाल ही में एक धार जिले का मामला ही इसमें आया था कि एक महिला ने कोई सड़क की शिकायत की थी। उन्हें मिट्टी डाल दी घर के सामने और अगले दिन पंचायत के लोग पहुंच गए कि आपका जो समाधान हो गया, तो उस महिला ने उनको पीट कर भगा दिया। तो ये जन सुनवाई जिसमें कि समाधान होकर ही रहेगा यदि शिकायत सही है तो। अब हम बात करते हैं तीसरी व्यवस्था की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यालय और केंद्र सरकार के लोक शिकायत मंत्रालय को की गई शिकायतों के समाधान की है ये व्यवस्था। भारत सरकार के कार्यालय और राज्य सरकारों के कार्यालयों से जुड़ी ऐसी शिकायतें सीपी ग्राम पोर्टल पर दर्ज होती हैं। इसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। बीते साल तक सीपी ग्राम से मध्य प्रदेश को भेजी गई शिकायतों का 100% निराकरण किया गया, यानी एक भी शिकायत यहाँ पेंडिंग नहीं थी। जीएडी का प्रतिवेदन बताता है कि 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति में सीपी ग्राम की एक भी शिकायत लंबित नहीं थी। तो त्वरित न्याय की यह थी त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसके अपने अपने रंग हैं। जन सुनवाई को ही सुनवाई की जरूरत है, तो सीएम हेल्पलाइन और सीपी ग्राम वाकई जनता की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई को भी सीएम हेल्पलाइन की तरह ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर उसकी मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की है। इसी से जुड़ी एक रोचक जानकारी और, साल 2007 में हुए मंथन की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए सभी दफ्तरों में सीलबंद शिकायत पेटी रखवाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस के गेट पर और मंत्रालय में भी सीलबंद पेटी लगवाई, लेकिन करप्शन पर जीरो टॉलरेंस वाली यह व्यवस्था राजनीति का शिकार हो गई। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने सीएम हाउस वाली शिकायत पेटी में मुख्यमंत्री के परिजनों से जुड़ी हुई कुछ सच्ची झूठी शिकायतें डाल दी। उसकी ऐसी पब्लिसिटी की कि 2 महीने के अंदर सभी पेटियां प्रदेश भर से गायब हो गईं। बताने का आशय यह है कि जनता के हित की जन सुनवाई भी कहीं ऐसे ही दम न तोड़ दे, इसलिए इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। तो सुनिए साहब, में हम जिम्मेदारों से यही अपील करेंगे कि जन सुनवाई की कार्यप्रणाली को सीएम हेल्पलाइन जैसी बनाएं, ताकि गरीब पीड़ितों को न्याय पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये तो जन सुनवाई और 3 स्तरीय सुनवाई की हमने आपको कथा सुनाई। अब ब्रजेश जी से समझ लेते हैं। ब्रजेश जी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की समीक्षा की, वो फिर से अब समाधान ऑनलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं। और उसके बाद भोपाल की ही बात कर लें तो भोपाल कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले के कहा कि देर तक दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई की शिकायतों का निराकरण करें, जो भी पेंडिंग शिकायत पेंडेंसी को ख़त्म किया जाए। तो ये इतना अंतर क्यों है कि एक तरफ तो सैकड़ों लोग हर मंगलवार को तमाम जिलों में जाकर कार्यालयों में कलेक्टर साहब के पास हाजिरी लगाते हैं, आवेदन देते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं, कुछ को दुत्कार कर भगा दिया जाता है, कुछ अनसुने रह जाते हैं, और दूसरी तरफ एक ये व्यवस्था है जिसके लिए कि मुख्यमंत्री उसमें न्याय दिलाते हैं, तो इसलिए तत्काल निराकरण हो जाता है। तो वही आम आदमी यदि बड़े फोरम पर बात करता है, शिकायत करता है, तो निराकरण, और अपने घर के पास वाले साहब के पास जाता है तो उसका समाधान नहीं। देखिए प्रभु जी, ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? जन सुनवाई शुरुआत इसलिए की गई थी कि थानों से लेकर तहसील, एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट में भी बैठक होगी, एसपी ऑफिस में होगी, पुलिस मुख्यालय में होगी, बड़े अफसर से लेकर डीजीपी तक से लेकर थाना प्रभारी तक ये कार्रवाई करेंगे, ताकि जो सीएम हेल्पलाइन में है उस पर चुनिंदा और गंभीर शिकायतें जाएं। जब आपका नीचे उसमें समाधान नहीं होगा तो सीएम हेल्पलाइन में उसकी ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, तो हर व्यक्ति सिर्फ सीएम से ही उम्मीद करेगा। जबकि जो अपनी जिम्मेदारी यदि नीचे से थाना प्रभारी तक शिकायत आई है, वो अपने स्तर पर उसका निराकरण कर देगा, बेहतर तरीके से कर देगा, संतुष्ट हो जाएगा, तो उसको एडिशनल एसपी के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको एसपी के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह एसडीएम के पास यही शिकायत गई है तो वो उसका निराकरण हो जाएगा,
तब कलेक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब जब सीधे शिकायतें जा रही हैं तो इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपने कहा यूपी जैसा होना चाहिए, सीएम हेल्पलाइन जैसा होना चाहिए। मैंने देखा है कि सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत होती ना प्रभु जी, उनका निराकरण क्यों तेजी से होता है, सीएम हेल्पलाइन से फीडबैक लिया जाता है। एक जैसे कि हम देखते हैं सूचना के अधिकार के तहत L1 L2 ऐसे जाता है, उसी तरह से एसपी के पास शिकायत जाती है और एसपी बैठता है वहां पे, फोन लगाता है, शिकायतकर्ता से बात करता है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में आपको जवाबदेही देना होती है, आपकी जवाबदेही तैयारी होती है, आपसे पूछताछ की जाती है। यहाँ भी मुझे लगता है जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि एसडीएम के पास जी कलेक्टर के पास गई है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी तो उसे माफ कर दिया जाना चाहिए, अदरवाइज उस पर बाकायदा या तो जुर्माना लगाना चाहिए, उसकी सीआर में उल्लेख करना चाहिए कि आपने निराकरण क्यों नहीं किया, समाधान क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो जो सीएम हेल्पलाइन को हम देख रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजना को देख रहे हैं, उसी तरह से मॉनिटरिंग की जरूरत है। मुझे लगता है तब जाकर इसमें सुधार हो सके। सही बात की ब्रजेश जी, मॉनिटरिंग की जरूरत है, तब जाकर जन सुनवाई में सुधार होगा, जो कि आम जनता से सीधे जुड़ी हुई एक व्यवस्था है। तो सुने साहब में आज बस इतना ही, आप बने रहिए।